हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में ऊर्जा स्रोत, जल विद्युत, परमाणु विद्युत, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जल विद्युत। टरबाइन एक प्रकार की युक्ति होती है। टरबाइन के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एरिया पावर होता है। इसके कारण जब टरबाइन घूमता है तो उससे बिजली उत्पन्न होती है। विशेष जानकारी की बात यह है कि टरबाइन स्वयं नहीं घूमता है, बल्कि इसमें गति लाने के लिए भिन्न भिन्न माध्यमों जैसे जल शक्ति, वायु शक्ति तथा ज्वलनशील खनिज पदार्थों, कोयला, गैस इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। विद्युत संयंत्रों में कोयला जलाकर प्राप्त होने वाली विद्युत को ताप विद्युत कहते हैं। नदियां पर्वतीय क्षेत्रों में प्रवाहित होते हुए जब अत्यधिक ऊंचाई से अचानक नीचे की ओर गिरती हैं, तो हम इसे जलप्रपात, वाटरफॉल कहते हैं। जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए इन्हीं जलप्रपातों के नीचे टरबाइन लगा दिया जाता है। ऊंचाई से गिरती हुई नदियों के जल के वेग से टरबाइन तेजी से घूमने लगता है। इस क्रिया द्वारा जो विद्युत उत्पन्न होती है उसे हम जल विद्युत कहते हैं। जब टरबाइन को गति देने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है तो इस प्रकार से उत्पन्न विद्युत को परमाणु विद्युत कहते हैं। भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक तीव्र गति से वायु प्रवाहित होती है। तटवर्ती क्षेत्रों में निरंतर वायु के प्रवाहित होने के कारण यहाँ पवन चक्कियों का निर्माण किया गया है। इन पवन चक्कियों से भी बिजली उत्पन्न होती है। इसे पवन ऊर्जा, वाइंड एनर्जी कहते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में नदियों के जल को रोकने के लिए बड़े बड़े बांधों का निर्माण किया जाता है। इन बांधों से पानी को रोककर नदी के जलस्तर को ऊंचा उठा दिया जाता है। इसके कारण बांध के पीछे कृत्रिम रूप से बड़े जलाशय का निर्माण हो जाता है। बांधों में छोटी छोटी खिड़कियां लगाई जाती हैं। जब नदी का पानी इकट्ठा हो जाता है तो इन खिड़कियों के माध्यम से बांध के पानी को छोड़ दिया जाता है। जिन स्थानों से पानी को छोड़ा जाता है उसके ठीक नीचे टरबाइन लगा दिया जाता है। जब बांधों से पानी छोड़ा जाता है तो इसमें अत्यधिक वेग होने के कारण टरबाइन में लगे पंखे अधिक तेजी से घूमने लगते हैं, जिससे अधिक मात्रा में बिजली उत्पन्न होती है। नदियां वैसे तो प्राकृतिक रूप से जलप्रपातों का निर्माण करती हैं, किंतु जलप्रपातों में अपेक्षाकृत वेग कम होता है। जलप्रपातों में कम वेग होने के कारण टरबाइन में लगे पंखे धीरे धीरे घूमते हैं, जिससे कम बिजली उत्पन्न होती है। आप नदियों के अध्याय में पढ़ चुके हैं कि हिमालय से निकलने वाली नदियां वर्षवाहिनी होती हैं, क्योंकि इन नदियों को वर्षा का जल तो प्राप्त होता ही है, साथ ही साथ इन नदियों में हिमानियों के पिघलने से भी जल की मात्रा बनी रहती है। इसलिए हिमालय से निकलने वाली नदियां बहुत चौड़ी होती हैं और इन नदियों में जल की अथाह मात्रा होती है। इसके विपरीत प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में जल अपेक्षाकृत कम होता है और कुछ नदियां वर्षवाहिनी भी नहीं होती हैं। भारत की नदियों में अभिज्ञात जल विद्युत क्षमता 145,000 मेगावाट है। जुलाई 2019 तक जल विद्युत की कुल संस्थापित क्षमता 45,399 मेगावाट हो गई है, जो देश में विद्युत की कुल संस्थापित क्षमता का लगभग 6% है। जल विद्युत ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत होने के साथ साथ जल विद्युत ऊर्जा का पर्यावरण मित्र स्रोत भी है। जल विद्युत को श्वेत कोयला भी कहा जाता है। ऊर्जा को नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में बांटा गया है। उदाहरण के लिए कोयला ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, जबकि जल विद्युत को ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत रखा गया है।
इसके साथ ही ऊर्जा को गैर परंपरागत और परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में भी बांटा गया है। ऐसे ऊर्जा स्रोत जो प्रदूषण उत्पन्न करते हो, जो समाप्त होने वाले हों अथवा जो पर्यावरण को खतरा उत्पन्न करते हों, उन ऊर्जा स्रोतों को परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, गैस आदि से उत्पादित ऊर्जा। सूर्य की किरणों, वायु, जल आदि के माध्यम से जिस प्रकार विद्युत उत्पन्न किया जाता है, उसे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत शामिल किया जाता है। नोट: जल विद्युत को परंपरागत और गैर परंपरागत दोनों प्रकार की ऊर्जा स्रोतों के अंतर्गत रखा जाता है। भारत में बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत रखा जाता है। चूंकि बड़े बांधों के निर्माण से बांध के पीछे एक विशाल जलराशि एकत्रित हो जाती है, जिससे यह वनों एवं अनेक वन्य जीव जंतुओं को प्रभावित करती है। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो बड़े बांधों के निर्माण से पूरा पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है। नदियों का अपना एक जीवन होता है और यह जीवन नदियों के एक निश्चित रफ्तार में ही कायम रह सकता है। जब नदियों के जल को रोक दिया जाता है तो नदियों का जीवन भी प्रभावित होता है, क्योंकि नदियों का भी अपना पारिस्थितिकी तंत्र होता है। इस तरह वनों के डूबने से न केवल पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हुआ, बल्कि नदियों का पारिस्थितिकी तंत्र भी प्रभावित होता है। 25 मेगावाट या इससे कम क्षमता वाले जल विद्युत परियोजनाओं को ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत रखा जाता है। क्योंकि छोटी जल विद्युत परियोजनाओं से पर्यावरणीय क्षति नहीं होती है। देश में सर्वाधिक जल शक्ति विभव पोटेंशियल ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में है। ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन के बाद दूसरे स्थान पर प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में सर्वाधिक जल शक्ति विभव पोटेंशियल मौजूद है। देश में सर्वाधिक जल शक्ति विभव पोटेंशियल हिमालय की नदियों में मौजूद है, किंतु देश में सर्वाधिक जल शक्ति का विकास प्रायद्वीपीय भारत में हुआ है। हिमालय की नदियों में जल शक्ति विभव पोटेंशियल अधिक होने के बावजूद सर्वाधिक जल शक्ति का विकास प्रायद्वीपीय भारत में हुआ है। इसके निम्नलिखित कारण हैं। हिमालय का क्षेत्र अत्यंत दुर्गम है। यहाँ पर कहीं अत्यधिक ऊंचे पर्वत हैं, तो कहीं नीचा ढाल है। इन अत्यंत विषम परिस्थितियों के कारण यहाँ जल विद्युत संयंत्र हाइड्रो पावर प्लांट का विकास कम हुआ है। 2. उत्तर भारत के नगर हिमालय से अत्यंत दूर स्थित हैं। ऐसी स्थिति में उत्पादन के स्थान से शहर तक बिजली पहुंचाने में अधिकांश बिजली रास्ते में ही नष्ट हो जाती है। जल विद्युत के लिए आवश्यक है कि उत्पादन केंद्र और उपभोग केंद्र में समीपता होना चाहिए, जिससे उत्पादन केंद्र से उपभोग केंद्र तक बिजली भेजने में बिजली का विनाश या ह्रास न हो सके। उदाहरण के लिए भांकड़ा नांगल से दिल्ली तक बिजली पहुंचाने में लगभग 15% बिजली नष्ट हो जाती है। यही कारण है कि हिमालय क्षेत्र में जल विद्युत संयंत्रों का सीमित विकास हुआ है। इसके विपरीत प्रायद्वीपीय भारत के सभी प्रमुख शहर प्रायद्वीपीय पठार पर ही स्थित हैं। प्रायद्वीपीय पठार के नदियों पर जल विद्युत संयंत्र स्थापित करके इन शहरों में बिजली की आपूर्ति कर दी जाती है, जिससे बिजली का ह्रास अथवा विनाश कम होता है। देश में पहला जल विद्युत संयंत्र हाइड्रो पावर प्लांट दार्जिलिंग के सिद्रापुंग में 1897 में स्थापित किया गया था। देश में सबसे पहले बिजली की आपूर्ति भी दार्जिलिंग के सिद्रापुंग में ही हुई थी। इसके बाद 1902 में कर्नाटक के शिवसमुद्रम में दूसरे जल विद्युत संयंत्र हाइड्रो पावर प्लांट की स्थापना की गई। नोट: अधिकांश लोग मानते हैं कि देश में पहला जल विद्युत संयंत्र हाइड्रो पावर प्लांट शिवसमुद्रम में स्थापित किया गया था। यह कथन गलत है।
देश में सर्वाधिक जलविद्युत की संस्थापित क्षमता वाला राज्य आंध्र प्रदेश है, लेकिन देश में सर्वाधिक जलविद्युत उत्पादन हिमाचल प्रदेश में होता है। देश की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना कोयना जलविद्युत परियोजना महाराष्ट्र है। देश की प्रमुख जलविद्युत परियोजनाएं निम्नलिखित हैं। जलविद्युत परियोजना राज्य रानगेट सिक्किम, तीस्ता सिक्किम, सुबानसिरी अरुणाचल प्रदेश, ऊपरी सियांग अरुणाचल प्रदेश, पार्वती हिमाचल प्रदेश, चमेरा हिमाचल प्रदेश, नाथपा झाकरी हिमाचल प्रदेश, उड़ी जम्मू कश्मीर, सलाल जम्मू कश्मीर, बगलिहार जम्मू कश्मीर, दुलहस्ती जम्मू कश्मीर, निम्बो बाजगो जम्मू कश्मीर, ओकारेश्वर मध्य प्रदेश, तवा मध्य प्रदेश, गांधी सागर मध्य प्रदेश, इंदिरा सागर मध्य प्रदेश, उकाई गुजरात, सरदार सरोवर गुजरात, ऊर्जा स्रोत। ऊर्जा स्रोतों को अनेक आधारों पर वर्गीकृत किया गया है, जिनका विवरण निम्नलिखित है। आई अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। 2 नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। 3 परंपरागत ऊर्जा स्रोत कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। 4 गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नॉन कॉन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। 4 प्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोत पोल्यूटिंग एनर्जी रिसोर्स। 6 अप्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोत नॉन पोल्यूटिंग एनर्जी रिसोर्स। आई अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स सभी खनिज ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु खनिज आदि को हम ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनसे एक बार ऊर्जा प्राप्त करने के बाद दोबारा ऊर्जा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उन्हें ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है, जबकि परमाणु ईंधन धात्विक ईंधन है। 2 नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत ऐसे ऊर्जा स्रोतों को शामिल किया जाता है जो कभी समाप्त नहीं होते हैं। इसके अलावा ऐसे ऊर्जा स्रोत जिन्हें समाप्त होने के बाद दोबारा बनाया जा सकता है, उन्हें ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कहा जाता है। जैसे बायोमास ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, बायोडीजल ऊर्जा आदि। जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, ओटिक ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, बायोडीजल ऊर्जा आदि को ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत शामिल किया जाता है। 3 परंपरागत ऊर्जा स्रोत कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आदि को ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त सभी बड़े जलविद्युत परियोजनाओं को, अर्थात जिन जलविद्युत परियोजनाओं की क्षमता 25 मेगावाट से अधिक है, उन्हें परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत शामिल किया जाता है। बड़ी जलविद्युत परियोजनाएं पर्यावरण को प्रदूषित तो नहीं करती हैं, किंतु इनके निर्माण से वन्य जीव जंतु और इसके साथ ही नदियों का पारिस्थितिकी तंत्र भी प्रभावित होता है, इसलिए इसे परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत शामिल किया जाता है। 4 गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नॉन कॉन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। सभी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे जलविद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ओटिक ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, बायोडीजल ऊर्जा को गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत शामिल किया जाता है।
इसके अतिरिक्त परमाणु खनिज से प्राप्त ऊर्जा को भी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत शामिल किया जाता है। लघु जल विद्युत परियोजनाओं को अर्थात 25 मेगावाट क्षमता से कम की जल विद्युत परियोजनाओं को गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इन जल विद्युत परियोजनाओं से पर्यावरण को किसी प्रकार की क्षति नहीं होती है। प्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोत पोल्यूटिंग एनर्जी रिसोर्स ऊर्जा के सभी अनवीकरणीय स्रोत जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ईंधन आदि को प्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोत कहते हैं। 6 अप्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोत नॉन पॉल्यूटिंग एनर्जी रिसोर्स ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत जैसे जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ओटिक ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, बायोडीजल ऊर्जा आदि सभी ऊर्जा स्रोतों को अप्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोत कहते हैं। क्रिएटेड बाय CSIS परमाणु विद्युत। भारत में परमाणु विद्युत की कुल स्थापित क्षमता कुडानकुलम, तमिलनाडु के दोनों रिएक्टरों के संचालित होने के बाद जुलाई 2019 में 6,780 मेगावाट हो गई है। वर्ष 2002 में भारत और रूस के मध्य तमिलनाडु राज्य के तिरुनेलवेली जिले के कुडानकुलम में 2 परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का समझौता हुआ था। इसके तहत तय किया गया था कि रूसी तकनीकी के सहयोग से भारत में 1000 मेगावाट के 2 परमाणु रिएक्टर स्थापित किए जाएंगे। भारत में कुडानकुलम परमाणु रिएक्टर के स्थापित होने से पूर्व परमाणु विद्युत की कुल स्थापित क्षमता लगभग 4,780 मेगावाट थी, जो अब बढ़कर 6,780 मेगावाट हो गई है। देश में विद्युत की कुल संस्थापित क्षमता 360,456 मेगावाट है। इसमें तापीय विद्युत का हिस्सा सर्वाधिक अर्थात 227,644 मेगावाट लगभग 63% है। इसके साथ ही भारत में विद्युत उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी का योगदान लगभग 80,633 मेगावाट 22%, जल विद्युत 45,399 मेगावाट 12.6% तथा परमाणु विद्युत का योगदान 6,780 मेगावाट 1.9% है। इस प्रकार विद्युत उत्पादन में परमाणु विद्युत का ताप विद्युत, नवीकरणीय ऊर्जा तथा जल विद्युत के पश्चात देश में चौथा स्थान है। वर्तमान में देश में कुल 22 परमाणु रिएक्टर संचालित है। कुडानकुलम, तमिलनाडु के दोनों परमाणु रिएक्टरों के संचालित होने के बाद देश में परमाणु विद्युत उत्पादन क्षमता 6,780 मेगावाट हो गई है। देश का 21वां और 22वां परमाणु रिएक्टर कुडानकुलम, तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। भारत में परमाणु विद्युत उत्पादन के संबंध में नीतियां बनाने के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग, न्यूक्लियर पावर कमीशन की स्थापना 1948 में की गई थी। इसके पश्चात परमाणु विद्युत उत्पादन करने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में की गई थी। भारत में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान, न्यूक्लियर पावर रिसर्च के जनक होमी जहांगीर भाभा है। होमी जहांगीर भाभा के प्रयासों से ही भारत में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान, न्यूक्लियर पावर रिसर्च का कार्य प्रारंभ हुआ था और होमी जहांगीर भाभा के प्रयास से ही भारत में 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग, न्यूक्लियर पावर कमीशन की स्थापना की गई थी। भारत में परमाणु ऊर्जा पर अनुसंधान करने के लिए भाभा परमाणु ऊर्जा अनुसंधान, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना ट्रॉम्बे, मुंबई के निकट में की गई थी। ट्रॉम्बे में ही भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया था। इसका नाम अप्सरा रखा गया था। भारत में प्रथम परमाणु विद्युत संयंत्र, न्यूक्लियर पावर प्लांट
की स्थापना 1969 में महाराष्ट्र के तारापुर में अमेरिका के सहायता से की गई थी। इसी के साथ 1969 में भारत में परमाणु बिजली उत्पादन का कार्य प्रारंभ हो गया था। भारत में वर्तमान समय में 8 परमाणु विद्युत गृह की स्थापना की जा चुकी है, जिसमें भारत के 22 परमाणु रिएक्टर क्रियाशील हैं। परमाणु विद्युत गृह, राज्य, वर्ष, सहयोगी देश, तारापुर, महाराष्ट्र, 1969, अमेरिका, रावत भाटा, राजस्थान, चित्तौड़गढ़, कनाडा, काकरापारा, गुजरात, सूरत, जैतपुरा, महाराष्ट्र, रत्नागिरी, फ्रांस, नरोरा, उत्तर प्रदेश, बुलंदशहर, 1989, कल्पक्कम, तमिलनाडु, चेन्नई, एकमात्र स्वदेशी रिएक्टर, कैग, कर्नाटक। भारत का 20वां परमाणु रिएक्टर फ्रांस की सहायता से स्थापित, कुडानकुलम, तमिलनाडु, तिरुनेलवेली, रूस। कल्पक्कम परमाणु गृह को इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र भी कहते हैं। भारत का 21वां एवं 22वां परमाणु रिएक्टर कुडानकुलम, तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। वर्ष 2010 में भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में परमाणु रिएक्टर स्थापित करने हेतु समझौता किया था। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। धरती के गर्भ में मौजूद कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु ईंधन, गैसें सभी समाप्त होने वाले ऊर्जा स्रोत हैं, इसलिए इन्हें परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। ऊर्जा आधुनिक समाज के विकास का आधार है। चूंकि उपरोक्त परंपरागत ऊर्जा स्रोत कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु ईंधन और प्राकृतिक गैस तेजी से समाप्त हो रहे हैं और साथ ही इनके दहन और उपयोग से पर्यावरणीय क्षति होती है, इसलिए अब यह आवश्यक हो चला है कि देश की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देश में विद्यमान गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की संभावनाओं को विकसित किया जाए। देश में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विकास इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इनसे पर्यावरण विनाश नहीं होता। ऊर्जा न केवल परंपरागत स्रोतों में विद्यमान है, बल्कि प्रकृति में गैर परंपरागत स्रोतों जैसे पवन, सौर विकिरण, समुद्री लहरों आदि में भी ऊर्जा की संभावना व्याप्त है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि ऊर्जा प्रत्येक स्थान पर उपलब्ध है, आवश्यकता है कि किस प्रकार से इसका समुचित दोहन किया जाए। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अंतर्गत पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा को शामिल किया जाता है। इसन्वीकरणीय अथवा अक्षय ऊर्जा, जो कभी समाप्त न हो, स्रोत भी कहते हैं। देश में विद्यमान अक्षय ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए 1982 में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना की गई थी। देश में गैर परंपरागत ऊर्जा से संबंधित सभी मुद्दों पर देखरेख करने के लिए एक पृथक मंत्रालय की स्थापना की गई है, जिसका नाम गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय है। देश में गैर परंपरागत ऊर्जा नॉन कॉन्वेंशनल एनर्जीज की कुल स्थापित क्षमता वर्ष 2019 तक 80633 मेगावाट हो गई है, जो कि देश में विद्युत की कुल स्थापित क्षमता का 22% है। सौर ऊर्जा। हमारे देश में सौर ऊर्जा के विकास के लिए सर्वोत्तम दशाएं राजस्थान राज्य में हैं। भारत के जलवायु अध्याय में बताया गया है कि मानसून का प्रभाव राजस्थान में नहीं पड़ता है, अतः राजस्थान में बादल नहीं बन पाते हैं, जिससे राजस्थान में वर्ष भर सूर्य की किरणें चमकती रहती हैं। यही कारण है कि सौर ऊर्जा के लिए आदर्श दशाएं राजस्थान राज्य में विद्यमान हैं। देश में सौर ऊर्जा का उपयोग
दो रूपों में किया जाता है। आई, सूर्य की ऊर्जा को सीधे बिजली में परिवर्तित करके। 2, सौर ताप को भाप में परिवर्तित करके। सौर प्रकाश वोल्टीय तकनीक, सोलर फोटोवोल्टेक टेक्नोलॉजी, अधिकाधिक क्षेत्र से सूर्य के प्रकाश को एकत्र कर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। फोटोवोल्टेक सेल को सोलर सेल भी कहते हैं। जब कई सारे सोलर सेल को जोड़ दिया जाता है तो सोलर पैनल का निर्माण होता है। फोटोवोल्टेक सेल वास्तव में एक शुद्ध सिलिकॉन का टुकड़ा होता है जिसे सूर्य के प्रकाश के संपर्क में लाने पर विद्युत का निर्माण होता है। विश्व में सिलिकॉन का प्रचुर भंडार है। पृथ्वी का क्रस्ट लगभग 30 किमी मोटा है। क्रस्ट में कमश, ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम तथा लोहा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी के क्रस्ट में ऑक्सीजन के पश्चात सिलिका सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। सिलिका के प्रचुरता के कारण बड़े मात्रा में फोटोवोल्टेक सेल का निर्माण किया जाता सकता है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में सौर ऊर्जा की बड़ी संभावना है। देश में सौर ऊर्जा का विकास करने के लिए 2010 में एक कार्यक्रम जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (JNSM) की शुरुआत की गई थी। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के अंतर्गत 13वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक अर्थात 2022 तक 20,000 मेगावाट सौर विद्युत उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश में अनेक सोलर वैलियों का निर्माण किया जा रहा है। सोलर वैली ऐसा औद्योगिक क्षेत्र है जिसमें ऊर्जा के रूप में केवल सौर ऊर्जा का निर्माण और उपयोग किया जाएगा। पवन ऊर्जा, पवनों के निरंतर प्रवाह के कारण उनमें तेज ऊर्जा पाई जाती है। देश में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की कुल स्थापित क्षमता में सबसे बड़ा हिस्सा पवन ऊर्जा का है। पवन ऊर्जा के उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में चौथा स्थान है। इसमें शीर्ष स्थान पर क्रमशः चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी का स्थान है। देश में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य तमिलनाडु है। देश में तटीय राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की पर्याप्त संभावना है। तटीय क्षेत्रों में पवन ऊर्जा की संभावना इसलिए है क्योंकि यहाँ पवन निर्बाध रूप से निरंतर प्रवाहित होती रहती है। भारत में तटीय क्षेत्रों में वायु की गति लगभग 10 किमी घंटा होती है। ऐसे क्षेत्रों में प्रमुख रूप से गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश इत्यादि का विशेष स्थान है। तटीय क्षेत्रों में पवन ऊर्जा का दोहन करने के लिए जगह जगह पवन चक्कियां लगाई गई हैं। तमिलनाडु में कन्याकुमारी के समीप मुप्पंडल नामक स्थान पर सर्वाधिक पवन चक्कियां लगाई गई हैं। वास्तव में यह एशिया का सबसे बड़ा पवन फोन समूह है। इसी प्रकार गुजरात में मांडवी सबसे बड़ा पवन ऊर्जा का केंद्र है। नोट उपरोक्त विषय में प्रस्तुत आंकड़े वर्ष 2020 में वास्तविक आंकड़ों पर आधारित हैं, इसलिए विश्वसनीय हैं।